हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे, मजा में? चलिए भाई, तो आज जो है अपना इकाई व मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 है, तो उसको पढ़ना है। कल बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया था, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बात को माना है भाई कि सर्कल में गुड आफ्टरनून के साथ में फॉर्मूला लिखूंगा, तो लिखा है भाई। अमन ने ये काम किया है। अमन ने बोला है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए भावेश ने भी लिखा है। तो भाई मैंने यही बोला था कि जब आप करो गुड आफ्टरनून के आगे वो बताना कि क्या होती है विमा। राम रतन जी ने भी बताया है, तो जिन्होंने बताया उनको बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया वो नेक्स्ट टाइम से याद रखना भाई मेरे शब्दों को, कि जब मैं बोल के जाऊं कि अब ठीक है बाय चलते हैं, लेकिन कल सुबह ये करना है तो आपको वो करना ही करना है ना, थोड़ा ध्यान में रखा करो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा यहां से शुरुआत करना था कि व्युत्पन्न भौतिक राशि से शुरुआत करनी थी अपनी, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहां से अपने को बच्चों इसको शुरुआत करनी थी। व्युत्पन्न भौतिक राशि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल सबने सही डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है ना? सबने सही बताया है कि सर ये तो कल थोड़ा सा पढ़ लिया था। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लिया था, देख लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें, आगे बढ़े, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में अगर बच्चों आप थोड़ा ध्यान दो तो आपके यहां पर होता क्या है कि सर सीधी सी बात है, डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो सीधी सी बात होती है, यहां पर हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर सीधा सा कि सर जैसे कोई उदाहरण आपने लिया, क्योंकि डेफिनेशन हमने पहले ही बता दी थी, तो उदाहरण लिया, क्षेत्रफल का उदाहरण लिया था सबसे पहले। ध्यान से सुनना बातों को बच्चों, तो वो आपका था लंबाई इंटू लंबाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी भौतिक राशि होती है बच्चों, कोई भी भौतिक राशि होती है, ठीक है ना? कोई भी भौतिक राशि होती है, वो भौतिक राशि सीधी सी बात है मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जैसे ये बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को मैंने एरिया से लिखा, तो मूल लंबाई है एल और एल की घात 2 पर। तो सीधी सी बात है, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को, पहले समझ लेना, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में लिखना ही क्या है? विमीय सूत्र है। जैसे क्षेत्रफल को लिखा मैंने एल स्क्वायर, उसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को चाहिए घनत्व है, क्या चाहिए? घनत्व है। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है सर द्रव्यमान बटा में आयतन। सुनिएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन। तो घनत्व है द्रव्यमान, और आयतन होता है लंबाई गुणा में लंबाई गुणा में लंबाई। आयतन होता है लंबाई गुणा में लंबाई गुणा में लंबाई। तो लंबाई गुणा में लंबाई गुणा में लंबाई, यानी सीधा हो गया m1, और यहां पर बच्चों आ गया l-3। तो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को समझ लीजिएगा कि किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को अगर लिखा जाए किसके बारे में, किसकी फॉर्म में? सर मूलभूत भौतिक राशि की फॉर्म में लिखना ही अपना क्या होता है बच्चों? विमीय सूत्र। ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, ये घनत्व का विमीय सूत्र है। यही परिभाषा तो आपने बोली थी। ओके, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं विमीय सूत्र की परिभाषा। तो क्या क्या बताई है आप लोगों ने? देखिए विमीय सूत्र क्या परिभाषा है विमीय सूत्र की, सारे लोग देखेंगे। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत के पदों में रखना, मूलभूत के पदों में लिखना ही व्युत्पन्न, लिखना ही विमीय सूत्र है। क्या है बच्चों? विमीय सूत्र है। तथा विमीय सूत्र में, विमीय सूत्र में मूलभूत भौतिक राशि की घात को विमा कहते हैं।
ये हुई ना बात बच्चों। अब आ जाओ बात अब करते हैं, ठीक है, कि बात क्या है बच्चों। सर सीधी सी बात है कि घनत्व अगर आपको दे रखा है या कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि दे रखी है, हमें पता है कि व्युत्पन्न है, इसका मतलब सर पक्का उसको मूलभूत के पदों में लिख सकते हैं। तो कोई भी राशि जिसको मूलभूत के पदों में लिखा जा सकता है उसको व्युत्पन्न बोलते हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत के पदों में लिखना ही आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र में उन मूलभूत राशियों की जो घात होती है बच्चों उसको विमा कहते हैं। जैसे यहां पर लंबाई की घात कितनी है 2, तो ये लंबाई की विमा है 2। यहां पर द्रव्यमान की घात कितनी है 1, तो ये द्रव्यमान की विमा है 1, ठीक है ना। यहां पर लंबाई की घात कितनी है सर -3, तो द्रव्यमान की विमा हो गई यहां पर कि 3। ये इस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सीधी सी बात है कि ये आपके विमीय सूत्र हो जाते हैं क्या, कि इनको किसकी फॉर्म में लिखना, सीधी सी बात है किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत के पदों में लिखना आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र में बच्चों, विमीय सूत्र में जो लंबाई की या इनकी जो भी घात होती है, किसकी, मूलभूत राशियों की जो घात है बच्चों, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर -3 है, यहां पर 2 है, इनको क्या कहते हैं, विमा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ओके बच्चों, एकदम सही, सब लोगों ने सही बताया। तो आज हम लोग विमीय सूत्र लिखना सीखेंगे। सर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, नहीं, ठीक है ना, डायमेंशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते सबको। जैसे सप्लीमेंट्री को नहीं लिख सकते, सप्लीमेंट्री का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए बातों को। अच्छा, अब लिखो निम्न के, क्वेश्चन एक ही है और करते जाओ। निम्न के विमीय सूत्र लिखो। अब सारे लोग शुरू हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा रिवीजन है ये। निम्न के विमीय सूत्र लिखो, निम्न के विमीय सूत्र लिखो। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले चाल का, एकदम आसान से। त्वरण, बल, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, संवेग, मोमेंटम। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोगों को करना है, ठीक है ना, अच्छे से। घर्षण गुणांक, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई ज्यादा टाइम वाली बात नहीं है। जड़त्व आघूर्ण, कोणीय वेग, आवृत्ति, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक H। ओके ओके, चलिए भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले चाल स्पीड का। सब लोगों ने बोल दिया है सर स्पीड होती है लेंथ बटा में डिस्टेंस बाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, डिस्टेंस बाई टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है सर। तो इसको हम लोग लिख देंगे L1 बाई T1, तो आंसर आ जाएगा L1 T-1। सबको पता है L1 T-1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फिर है त्वरण। त्वरण के लिए क्या लिखा है बच्चों ने
कि सर त्वरण जो होता है वो सीधी सी बात है स्पीड या वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। तो वेलोसिटी ऑलरेडी है L1t-1 और डिवाइड बाई टाइम और कर दो, वेलोसिटी है L1t-1 और उसको t से डिवाइड और कर दो, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा L1t-2। क्या आ जाएगा बच्चों? L1t-2। सीधा दिख रहा है ना, ये -1 है ऊपर, यहां से प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का ही 1 हो जाएगा सर, और माइनस का ही 1 हो जाएगा तो ऊपर जाके ये हो जाएगा एक और -2 हो जाएगा बच्चों। चलिए बल, बल क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन, सूत्र सीखा है हमने बचपन से ही, F = ma। बिल्कुल, तो F = ma अगर आप लोगों ने सीखा है बच्चों, तो m के लिए m1 और L1, आप ये एक्सेलरेशन अभी ऊपर आपने निकाला ही था, तो ये हो जाएगा m1 L1t-2, m1 L1t-2। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब आगे आता है आपका संवेग। क्या आता है बच्चों? संवेग। संवेग होता है मास गुणा में वेलोसिटी। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग, संवेग। तो द्रव्यमान गुणा में वेग, तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान और वेग आपने ऊपर निकाला ही था, कितना? L1t-1, L1t-1। और बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने घर्षण गुणांक का विमीय सूत्र लिखा है। तो घर्षण गुणांक जो होता है बच्चों, आपको पता है घर्षण गुणांक तो उसकी ना कोई इकाई है ना कोई विमा है, तो ये विमाहीन है। घर्षण गुणांक जो है वो क्या है? विमाहीन है। घर्षण गुणांक की कोई विमा नहीं होती है बच्चों। चलिए उसके बाद में बोला गया ऊर्जा और कार्य। तो आपको पता है ऊर्जा क्या होती है? तो सर ऊर्जा हो या कार्य, दोनों की इकाई क्या होती है? सर इकाई तो होती है अपनी जूल। और कैसे निकालते हैं उनको? तो कैसे निकालते हैं भाई? सीधी सी बात है सर, ऊर्जा और कार्य का साथ में निकाल देते हैं। आपने कार्य का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह ऊपर से ये निकाल लो, क्या? m1 L1t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? L1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? m1 L1 और L1 L2 और साथ में आ जाएगा आपका t-2, सीधा सा आ जाएगा t-2। शक्ति क्या होती है? तो अब सीधी सी बात है, शक्ति यानी पावर। पावर क्या होती है सर? पावर होती है ऊर्जा बटा में समय, ऊर्जा बटा में समय। ऊर्जा का आपने अभी अभी निकाला कितना? m1 L2t-2, ये निकाला हुआ है। बिल्कुल, उसमें टाइम का और डिवाइड कर दो, तो सर t1 से डिवाइड कर दिया, t1 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो आंसर क्या आ गया कि ये t+1 है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, -2 ऑलरेडी है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? m1 L2t-3 तो ये वाली बात को सीधा सा करना है बच्चों। तो यहां पर ये आपके आंसर आ गए, सारे मैच कर लेना भाई अपने, सबके सही है लगभग, तो ठीक है। अब उसके बाद में कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है सर? कोणीय संवेग होता है mvr, मास गुणा में वेलोसिटी गुणा में r, मास गुणा में वेलोसिटी गुणा में दूरी। तो द्रव्यमान, m की जगह द्रव्यमान आ गया m1, वेलोसिटी आ गया सर L1t-1, और एक ये वाली दूरी है सर, ये L1 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑल ओवर हो जाएगा सर m1 L2t-1, m1 L2t-1। कोणीय संवेग का यही आएगा mvr। फिर बच्चों आपको दिया है जड़त्वाघूर्ण, ठीक है ना? तो जड़त्वाघूर्ण क्या है सर? जड़त्वाघूर्ण होता है टॉर्क, वो होता है R × F, बल गुणा में दूरी। क्या होता है? बल गुणा में दूरी, ठीक है ना? बल गुणा में दूरी। तो बल क्या दे रखा है आपको? दूरी L1, और बल क्या? m1 L1t-2। कहां से पता चला? ये यहां पे लिखा हुआ है सर। तो गुणा कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा m1 L2t-2। चलिए भाई बच्चों, अब आगे बची है 3 चीजें, कोणीय संवेग, आवर्ती और सीधा सा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और प्लांक नियतांक। इनको थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। पहले कोणीय वेग। बच्चों कोणीय वेग क्या है सर? कोणीय वेग होता है ओमेगा, किसके बराबर? रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ओके, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब रेडियन प्रति सेकंड की अगर अपन बात करें तो कोणीय वेग हो गया ओमेगा, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है सर। तो रेडियन प्रति सेकंड, तो रेडियन तो सर डायमेंशन लेस है, क्या है? डायमेंशन लेस है।
चलिए, लेकिन प्रति सेकंड तो है, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन टाइम के। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t-1। क्या हो गया बच्चों, t-1। ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, t-1। बिल्कुल सही बात है, सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी उसकी। ओके, अच्छा उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में है आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है बच्चों वो क्या है सर, वो भी 1 अपॉन सेकंड है, वो भी क्या है 1 अपॉन टाइम है। आवृत्ति है वो भी 1 अपॉन टाइम है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो 1 अपॉन टाइम है तो उसका भी क्या हो जाएगा, t-1, t-1। अब यहां तक बता दो भाई, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई टाइप का डाउट है क्या, नहीं होगा मेरे हिसाब से, सब समझदार हो तुम वैसे भी। चलिए, हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, एक दो चीजें और लिखेंगे, अब तक बचपने वाली बात चल रही थी। ओके, तो भाई बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, सबके सही हुए, कितने लोग हैं इसके जैसे सारों के सही हुए हैं, सारे क्वेश्चन जिनके सही हुए हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है सर। चलिए, उसके बाद में बचा है प्लांक और गुरुत्वाकर्षण जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके भाई, कोई टेंशन नहीं है सर, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। ये तो क्या है, एकदम नो दिक्कत, नो डाउट। ओके, एकदम सीधी सी बात है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को करना है। ओके, तो सीधी सी बात है, अपने को यहां पर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जिसको भी थोड़ी बहुत 19-20 रह गई है, ठीक है ना, जिसको भी थोड़ी बहुत 19-20 रह गई है, वो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, सिंपल सा आगे वालों पर और ध्यान रखते जाओ, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी। ओके, अब बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने लिखा यहां पर एक, मैंने लिखा, ध्यान से सुनो, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, इसका क्या होगा, प्लांक नियतांक। तो प्लांक का जो नियतांक है उसका क्या होगा, तो वो h का निकालना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, पूरा मैं बता देता हूं सर। प्लांक का नियतांक जो है वो क्या हुआ कि सर, प्लांक का नियतांक का फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर hf। क्या होता है, एनर्जी बराबर hf। F का अभी अभी निकाला है सर, एनर्जी का भी अभी अभी निकाला है, तो H का निकालना है, तो H बराबर क्या होगा, एनर्जी अपॉन F। H का क्या होगा बच्चों, एनर्जी अपॉन F, ठीक है, एनर्जी अपॉन F। जड़त्व आघूर्ण का लिखा कहां है मैंने, ओहो भाई, इसको जड़त्व आघूर्ण नहीं, मैंने बलाघूर्ण पढ़ लिया, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण नहीं, मैंने बलाघूर्ण लिख दिया इसको। अच्छा, जड़त्व आघूर्ण निकालना था क्या, गड़बड़ कर दी। ये क्या है, बलाघूर्ण है ना, बलाघूर्ण का निकाल दिया, टॉर्क इज इक्वल टू आरएफ। जड़त्व आघूर्ण अभी निकालेंगे, आगे वाले में निकालेंगे, आ जाइए। E इज इक्वल टू एच एफ, बिल्कुल सही बात है, E इज इक्वल टू ये एच एफ होता है, तो H का निकालना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो H का निकालेंगे तो क्या होगा सर, H का तो सीधा सा है फॉर्मूला, अभी अभी निकाला है, M1 L2T-2। अरे निकाला है ना E का, E का अभी निकाला है, अब सारे ध्यान दो कि E का अभी निकाला है M1 L2T-2। अपॉन क्या है सर, अपॉन है t-1। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम है, निकाला है क्या है, 1 अपॉन टाइम है, वो ऊपर चला गया, तो h इज इक्वल टू क्या आया, m1 L2T-, ये माइनस का 2 है, ये ऊपर जाके क्या होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक है ना, प्लस का 1 होगा, तो -2 + 1 तो क्या बच जाएगा बच्चों, तो सर माइनस का 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ये प्लांक कांस्टेंट है। चलिए, एक वहां पर जड़त्व आघूर्ण लिख दिया गया था और निकाला गया था बलाघूर्ण का, तो वो वापस देख लीजिए कि जड़त्व आघूर्ण आपका होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, वो किसके बराबर होता है, m × r²। अरे होता है कि नहीं होता, जड़त्व आघूर्ण m × r², द्रव्यमान गुणा में दूरी का स्क्वायर। तो I बराबर द्रव्यमान क्या है, m1, दूरी क्या है, l, उसका स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, कि क्या आ जाएगा कि I इज इक्वल टू m1 × l²। क्या आ जाएगा बच्चों, m1 × l²। बात क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद में बच्चों क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए, उसके बाद में क्या है, तो भाई उसके बाद में हमें लिखा गया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या लिखा गया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो वो किसके बराबर है भाई? तो उसका आंसर भी जल्दी से बताइए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या आंसर आएगा सर? उसका फॉर्मूला है F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अरे ये सूत्र है ना, F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई यहां से g का मान निकालना है, तो g किसके बराबर होगा? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 अपॉन m1 m2। और बच्चों ध्यान से सुनो, जिनको ये फॉर्मूलाज याद नहीं है, बेसिकली तो आपके टारगेट में तो मतलब ये बेसिक फॉर्मूला तो याद होने चाहिए, ठीक है ना। और जिनको याद नहीं है वो सीधा सा ध्यान में रख लो कि भाई इसको तो हम लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, और ये अपने आप याद हो जाएंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर धीरे धीरे, ठीक है ना। अब बताइए कि ये अपना आंसर क्या आएगा? तो जी बराबर F कितना है? F का है m1 l1 t-2। अच्छा, R कितना है? L, तो ये R स्क्वायर है तो L2। नीचे मास और मास क्या आ जाएगा बच्चों? m2। तो बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा आपका प्लस का 2 है, वो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सारे लोग सही आंसर ही तो दे रहे हैं। m-1 L1 और 2 क्या हो जाएगा? L3 और t-2। m-1 L3 और t-2, ये g का हो गया। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ओके, हाँ, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? बड़ा ब्रैकेट। मैंने कई जगह नहीं लगाया है, लेकिन सही तरीका यही होता है लिखने का, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। हालांकि अपने को कोई बोर्ड एग्जाम देना नहीं है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बड़ा ब्रैकेट जो लगा हुआ है वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। चलिए भाई, बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सीधा इधर से उधर, उधर से इधर भेजना है, और साथ में थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। दिक्कत अगर कहीं आ रही है तो बस इतने से भी आ रही है कि सर फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गलती क्या कर सकते हैं? किसी की नहीं है, वो तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना। शांता गुणांक का और लिख दो यार, एक लिख तो रहे ही हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो शांता गुणांक का और बता दो क्या होगा। शांता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, शांता गुणांक जो है आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट, वो वाला और बता दो। तो शांता गुणांक का सर जी क्या फॉर्मूला है? ओके, तो शांता गुणांक का अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, बिल्कुल। शांता गुणांक का क्या फॉर्मूला आएगा? हाँ, -1 आएगा भाई। ओ भाई, 1 लिख रहा है सर। हाँ बताओ कहां दिक्कत है भाई, बोलो। हाँ बोलो। एंगल बीमाविन, हाँ बढ़ाएंगे एंगल, अभी पढ़ाया ही नहीं है। क्या आया शांता गुणांक का? बच्चे ने लिख दिया है, बिल्कुल। चेक करते हैं भाई सही आंसर है कि नहीं है। तो शांता गुणांक के लिए आपको शांता बल वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या? शांता बल वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। और क्या है? बिल्कुल, बच्चे ने पूरा सूत्र लिख के बताया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि शांता F = 6 पाई ईटा आरवी, ऐसा अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं ना, कि जब कोई गेंद है वो चल रही है, वो क्या होगी, ठीक है ना। जब कोई गेंद जो है वो चल रही है किसी फ्लूइड में, जब कोई गेंद है वो चल रही है किसी फ्लूइड में, तो उसका क्या बल लगता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 2-4 चीजों के जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, ध्यान से, इनका कोई विमा नहीं होगा। अच्छा, इसका निकालना है शांता गुणांक ईटा का, तो ईटा = अपन फॉर्मूला क्या बना लेंगे? F/RV। आप बोलोगे सर 6 पाई कहां गया? तो अपने को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई, अपने को निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या निकालना है बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो F/RV लिख दो सीधा। F क्या है? m1 l1 t-2। क्या है? m1 L1 t-2 अपॉन R क्या है? R तो सर रेडियस, अरे रेडियस क्या होती है? लेंथ ही तो होती है, तो L1। अच्छा, वेलोसिटी क्या है? L1 t-1। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां से, एक L1 से एक L1 में काट दूं तो ये बचेगा L1, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा m1 L-1, और ये t-2 और -1 यहां पे क्या बच गया? तो सर t-1। तो आंसर आएगा इसका m1
L माइनस वन टी माइनस वन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपका क्या आ जाएगा, शांता गुणांक आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं भी प्रतिबल का बता दो, तो प्रतिबल का बताना पड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई बोले कि विद्युत शीलता का बता दो, विद्युतशीलता का बता दो, ठीक है ना। तो विद्युतशीलता क्या होती है, एप्साइन जो होती है उसका बता दो, तो विद्युतशीलता का बता दो। प्रतिबल और दाब तो एक ही चीज है बच्चों, प्रतिबल और दाब तो एक ही चीज है। अब एक चीज के लिए सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपने वो वाला फॉर्मूला लगाया होगा F इज इक्वल टू इटा ए डीवी बाई डी जेड वाला, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भाई इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो धीरे धीरे जहां जरूरत पड़ेगी ना, अब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आगे जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उनको यूज करते रहेंगे, अभी बस इतने के ही करते हैं बच्चों। ओके, तो प्रतिबल और दाब एक ही चीज करते हैं। तो प्रतिबल का मतलब क्या होता है, तो सर प्रतिबल का मतलब होता है बल बटा में क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेस। तो प्रतिबल का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसका मतलब होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो सारे लोग ध्यान से बोलेंगे, बल क्या होता है, m1 L1 T माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है, L2 m1 L1 T माइनस टू और क्षेत्रफल हो जाता है आपका L2। ठीक है सर, ये क्या आ जाएगा, L2 ऊपर गया भाई, तो m1 ध्यान से, L1 जो है वो तो है सर, L2 ऊपर गया तो 2 क्या है सर, 2 ऊपर जाके यहां प्लस का ऊपर जाके हो गया माइनस का, ठीक है, ऊपर जाके हुआ माइनस का तो 2 हो गया, और प्लस का ये 1 है, तो आंसर बच गया आपका -1। m1 L -1 और T -2, ये आपका प्रतिबल का हो गया। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे वो वाला ही सर कि F बराबर अपना फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो भैया सीधा सा आंसर आपका यहां से आ जाएगा, सीधे सुनते रहो बच्चों, सीधा सा आंसर आ जाएगा क्या कि सर एप्सिलॉन नॉट को साइड में ले लो और हमें डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र निकालना है, तो 1/4 पाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा कर देंगे Q स्क्वायर डिवाइड बाई F इंटू R स्क्वायर। अब भाई यहां पर बल का हमने निकाला है, बिल्कुल बल का निकाला है, डिस्टेंस का निकाला है, थोड़ा चार्ज के लिए भी दूर साइड में बोल दो बच्चों, कल बात हो भी रही थी कि I बराबर आपका QT होता है, बिल्कुल, तो T Q बराबर क्या होता है, I इंटू टाइम, क्या, करंट इंटू टाइम। ध्यान से सुनना कि करंट इंटू टाइम, तो भाई आवेश का यहां पर निकल जाएगा आपका किससे, करंट इंटू टाइम से। तो देखते हैं बच्चों एप्सिलॉन नोट बराबर क्या आएगा सर, एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन जो भी इसको लिखते हो आप, ठीक है ना, एप्सिलॉन बराबर आपका क्या आएगा, Q आवेश, तो आवेश का क्या है सर, करंट इंटू टाइम, तो करंट को तो लिखते हैं A, टाइम को लिखते हैं T, तो ये आपका हो जाता है A1 T1। ये A1 T1 किसका है बच्चों, आवेश की विमा है, किसकी है, आवेश की विमा है, ठीक है ना, A1 T1। ओके, और उसकी पावर ऊपर क्या कर दी 2 क्योंकि चार्ज है। ओके, डिवाइडेड बाई F, F क्या है, m1 L1 T माइनस 2। ओके, और R बच्चों ध्यान से सुनो, R दूरी, तो दूरी क्या है सर, R, तो R के लिए क्या करेंगे बच्चों कि सर दूरी R के लिए हम लोग सीधा कर देंगे कि R का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, L की पावर 2, L इंटू L लेंथ की पावर 2। तो चलिए भाई बच्चों ध्यान से देखिए क्या आंसर आया, ये L2 और L1 कितना हो गया, L3, नीचे हो गया L3, ऊपर कोई लेंथ है क्या, नहीं, ये M1 ऊपर जाके हो गया M-1, L ऊपर जाके हो गया L-3, ध्यान से सुनिएगा L-3, ये है यहां पर T-2 का, क्या है बच्चों, T-2 का, यहां पर -2 है, यहां पर -2 है, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है सर, और एक T2 ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, T की पावर 4, और A1 और A2 ये हो जाएगा आपका A की पावर 2 बच्चों। तो आंसर आ जाएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है ना, आ जाएगा इस फॉर्मेट में। हाँ भाई बच्चों बताइए, ये बात क्लियर है। अब किसी महान पुरुष ने बोला है कि सर यहां पे चार्ज जो है वो Q ही होगा, Q स्क्वायर नहीं होगा,
अच्छा, चार्ज जो है सर वो क्यू ही होगा, क्यू स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कौन है भाई ये पुरुष? हाँ चलिए, कोई प्रॉब्लम? भाई देखो, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वो तो धीरे धीरे हो जाएंगे, उसके अलावा ऊपर नीचे करना है। मेरे को नहीं लगता कि किसी को, आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो सीधी सी बात है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भाई सब कुछ, कोई टेंशन नहीं? ओके ओके सर, ओके ठीक है। तो अब इतनों के करेंगे, बाकी किसी को फॉर्मूला वगैरह आने में दिक्कत आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी किसी को ज्यादा अगर याद है तो भाई सीधा सा कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। आप जाके आराम से सारी चीजें कर लेना। अब आपके आगे बढ़ते हैं और बात आती है दिमाग में क्या कि सर फंडामेंटल हो गया, ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल के बाद में क्या हो गया कि सर फंडामेंटल के बाद में अपने पास आ गया डेराइव्ड। ओके सर, और डेराइव्ड के बाद में अपने को क्या पढ़नी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या पढ़नी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो तीसरी क्वांटिटी लिख लीजिए पूरक भौतिक राशि। क्या पढ़ लीजिए, पूरक भौतिक राशि। समझिएगा बच्चों ध्यान से, पूरक भौतिक राशि। तो पूरक भौतिक राशि की परिभाषा हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना। पूरक भौतिक राशि की परिभाषा हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, कल बात हो गई थी अपनी। व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि और मूलभूत भौतिक राशि की परिभाषा क्लियरली पहले हो चुकी थी। तो आज अपने को क्या करना है, सिर्फ उनके बारे में बात करनी है। तो पूरक भौतिक राशि की परिभाषा क्या लिखवाई थी बच्चों, एक बार बोलेंगे सारे। पूरक भौतिक राशि की, बोलने का मतलब लिखना नहीं है, सिर्फ बोल लो वहीं पे। क्या पूरक भौतिक राशि की परिभाषा ऐसी थी कि वो भौतिक राशियां जो मूलभूत पर निर्भर नहीं करती है, वो भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। और साथ में बच्चों कि भाई साथ में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो खुद तो मूलभूत पर निर्भर करती नहीं है और उन पर भी कोई निर्भर नहीं करता है, उन पर भी कोई निर्भर नहीं करता है बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे क्या पूछ रहे हो भाई, विद्युत बल ये है बच्चा, और मैंने इसका पूछा है, एप्साइल नोट ये है, तो इसको इधर लेके गए तभी तो बल इधर आया है ना। ठीक है, एक बार सोचा करो बात को कि एप्साइल नोट इधर गया तभी तो ये इधर आया है भाई बल। तो एक कैसे हो गई दोनों चीजें, विद्युत बल और विद्युतशीलता दोनों एक कैसे हो सकती है भाई, सीधी सी बात है, आप खुद सोचा करो ऐसी बात। तो पूरक भौतिक राशि का मतलब समझ लो बच्चों कि ऐसी भौतिक राशि जो ना खुद किसी पर निर्भर करती है ना उन पर कोई निर्भर करता है। तो सीधी सी बात है, ये मूलभूत पर निर्भर नहीं करती सर। अब मूलभूत पर निर्भर नहीं करती ना बच्चों, तो मूलभूत पर निर्भर नहीं करती तो सीधी सी बात है ये राशियां, सीधा लिख देता हूं एक स्टेटमेंट, ये राशियां विमाहीन होगी। क्यों होगी भाई विमाहीन, ये राशियां विमाहीन होगी। अच्छा ऐसा क्यों होगी विमाहीन, तो भाई विमा की परिभाषा क्या है, ठीक है ना, विमा की परिभाषा क्या है, तो सर विमा की परिभाषा एक ही है, विमा की परिभाषा एक ही है। क्या कि सर जो विमा का मतलब होता है किसी राशि को मूलभूत के रूप में लिखना, किसी राशि को मूलभूत के रूप में लिखना। विमा की परिभाषा क्या है, किसी राशि को मूलभूत के रूप में लिखना। और ये तो सर मूलभूत पर निर्भर ही नहीं करती है, तो ये जब मूलभूत पर निर्भर नहीं करती है बच्चों तो इनका विमाहीन होना ही आवश्यक है, क्योंकि विमा लिखी नहीं जाएगी। बात क्लियर है। इसमें हम लोगों के पास दो उदाहरण है, एक है कोण, पूरा क्लियर लिखें तो एक तल में कोण या समतल में कोण, ठीक है ना। कोण क्या होता है बच्चों, एंगल क्या होता है, ये बात आप लोग सब जानते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या आगे अपने पास आएगा, ये है अपने पास एक सर्कल, फिर विमा के यूज पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। और इस सर्कल की रेडियस है आर। आपको कोई बोले कि कोण बताओ, ध्यान से सुनना, कोण क्या है, कि भाई कोण क्या है, तो कोण क्या होता है बच्चों, कि कोण होता है आपका, ये है रेफरेंस लाइन। कोण होता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक वृत्त का भाग है। ध्यान से सुनना, कोण जो है उसको हम बोल सकते हैं कि सर ये एक वृत्त का भाग है। कैसे, देखो यहां पर पहले आप थे, ये रेफरेंस लाइन होगी, रेफरेंस लाइन मतलब जिसको आप लोग रेफरेंस की तरह मान रहे हो, और यहां से चलकर आप यहां तक आ गए। तो आपसे कोई पूछे कि कितना कोण आ गए, आप कितना कोण से आगे आ गए, यहां से चल के आप यहां तक आ गए, तो ये जो कोण है बच्चों जिसको थीटा से लिखना है,
तो इसका कोण की कैलकुलेशन कैसे होती है? ये कोण जो है जिसको थीटा से लिखना है, इसकी कैलकुलेशन होती है बच्चों यहां से यहां तक का चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा में त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि एक कोण जो है वो वृत्त का भाग है। क्या है? एक कोण जो है वो वृत्त का भाग है। ठीक है, चाप, चाप क्या है? यहां से यहां तक की दूरी, तो चाप भी लंबाई, चाप भी लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई। अरे बच्चों चाप भी लंबाई और त्रिज्या भी लंबाई, तो लंबाई से लंबाई कट हो जाएगा, L1 से L1 कट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि डायमेंशनल लेस है, ना तो M पर डिपेंड करेगा, ना L पर डिपेंड करेगा, ना T पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनेगा नहीं, डायमेंशन लेस हो गया, L से L कट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इकाई क्या होती है बच्चों इसकी? तो SI मात्रक में अगर मैं बोलूं इकाई क्या है, तो SI इकाई क्या होगी? तो सर SI मात्रक में इसकी इकाई होती है रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियन। SI मात्रक में इकाई होती है रेडियन। अच्छा, और हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो क्या है? डिग्री। क्या है बच्चों? डिग्री। तो अगर मैं बोलूं रेडियन, तो रेडियन में जब थीटा डिग्री में होता है तो 180 डिग्री की एक पाई रेडियन होता है। क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री का क्या होता है बच्चों? पाई रेडियन के बराबर होता है। बात क्लियर है? 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। जैसे आपको कोई बोले कि π/2 रेडियन, तो π/2 रेडियन किसके बराबर है? सर एक पाई जो है ना, एक पाई वो 180 डिग्री के बराबर है। एक पाई क्या? रेडियन। एक पाई रेडियन, अकेला पाई मत बोल देना। एक पाई रेडियन जो है वो 180 के बराबर है। तो सर ऊपर तो आ गया 180, नीचे 2 का 2, तो आंसर आ गया मेरा 90 डिग्री। क्या आ गया बच्चों? सीधा आंसर आ गया सर 90 डिग्री। क्या आ गया? 90 के ऊपर लगा देना बच्चों डिग्री। उसी तरीके से अगर आपको कोई बोले π/6 रेडियन, π/6 रेडियन, तो भाई पाई किस जगह आपने रख दिया? 180 डिग्री, और 6 की जगह 6, तो आंसर आ गया 30 रेडियन। तो ये है बच्चों आपका समतल में कोण। ध्यान से सुन लेना, समतल में कोण, कोण किसका भाग होता है? सर कोण भाग होता है एक वृत्त का। निकाले कैसे जाता है? सर चाप बटा में त्रिज्या। कोण कैसे मापा जाता है बच्चों? चाप बटा में त्रिज्या। ठीक है, चाप बटा में त्रिज्या। अच्छा, चाप बटा में त्रिज्या, तो चाप भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है बच्चों, आपस में हो गया पूरा का पूरा कट। तो ये डायमेंशन लेस यानी क्या आ गया? विमाहीन। क्या आ गया बच्चों? विमाहीन। और ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये राशियां विमाहीन होती है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसा इकाई क्या है इसकी? रेडियन। लेकिन सामान्यतः हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है ना, सामान्यतः हम लोग जब काम में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सर ये है अपना 180 डिग्री, क्योंकि हम काम में लेते हैं डिग्री में। ओके सर, तो डिग्री में काम में लेते हैं तो डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? पाई रेडियन। एक 180 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? पाई रेडियन होता है। चलो ठीक है, ओके, तो 180 पाई के बराबर होता है, तो π/2 और π/6 की वैल्यू आपके सामने रखी गई है। ओके बच्चों, तो पूरक भौतिक राशि में पहली राशि आपकी क्या होती है? कोण होती है। दूसरी देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी राशि देखिए, दूसरी होती है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। सुनिएगा बात को। ठोस कोण बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है ना। ठोस कोण, ओके, रेडियन को RAD से लिखते हैं बच्चे, है ना, RAD रेडियन। तो ठोस कोण, ठोस कोण क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया प्लेन कोण क्या है, तो सर एक सर्कल का हिस्सा है। ठोस कोण 3D में होता है। अब आप मुझे खुद बताओ 3D में वृत्त का जैसा दिखने वाली चीज क्या होती है? 3D में वृत्त के जैसे दिखने वाली चीज क्या होती है? तो आप बोलोगे सर 3D में वृत्त के जैसे दिखने वाली चीज गोला होती है। क्या होती है? गोला होती है। चलिए भाई बात, तो भाई ये जो है वो एक गोले का भाग होता है। जैसे बच्चों अगर आपको कोई बोले कि प्लेन कोण किसका भाग है, तो आप बोलते हो सर प्लेन एंगल, सीधा वाला जो कोण है वो भाग होता है वृत्त का, तो ये वाला जो कोण है वो भाग होता है एक गोले का। थोड़ा समझिएगा इसमें क्या कारण मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए कि जैसे आप बोलो ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस है। आपको कोई भी गोले का किसी भाग के बारे में बोले कि यहां से यहां तक कितना एंगल बनेगा, आप खुद सोचना प्रैक्टिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ये गोला है सर, और आपको मैं बोलूं कि ये यहां से लेकर यहां तक का इतना भाग काट के अलग करो, ठीक है ना, जिसमें ये वाला जो एंगल है, गोलाई में मापा जाता है वो वाला एंगल ओम को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ध्यान से सुनना, सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण, और इसको मापा जाता है बच्चों, इसकी इकाई जो है वो है स्टेरेडियन। ध्यान से, स्टेरेडियन,
ठीक है ना, स्टेरेडियन, ओके, लिखा जाएगा स्टेरेडियन से, ओके। अब सुनना ध्यान से, ये कट के क्या बनेगा, ठीक है ना, कटकर क्या बनेगा जरा थोड़ा सा सोचिए। ये ऐसा है और इसमें से मैंने इतना सा काट के बाहर निकाल लिया, आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कटकर बाहर आएगा तो आपको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, जैसा आपका आइसक्रीम वाला कोन जो होता है ना, आइसक्रीम खाते हैं बच्चे, तो वो आइसक्रीम वाला जो कोन होता है बिल्कुल वो वही है। यानी सॉलिड एंगल, बेसिकली सॉलिड एंगल का कोई भाग काटेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, शंकु बनेगा। क्या बनेगा, शंकु। आइसक्रीम वाला कोन जो होता है वो क्या होता है, शंकु होता है ना, बिल्कुल सर। तो ये एक शंकु का भाग होगा, ये ऐसे बाहर निकालेंगे और इसका कोण जो है ना ऐसे प्लेन की तरह नहीं मापते, ऐसे चारों तरफ घूम के मापेंगे। वो शंकु का जो मोटाई है ना वहां से उसका चारों तरफ ऐसे घूम के अपन मापेंगे कि इसका कोण क्या है। तो स्टेरेडियन को लिखते किससे हैं बच्चों, ओम से। वहां पर कोण को लिखते हैं थीटा से, ये क्या लिखा जाता है, ओम से लिखा जाता है, जिसकी इकाई क्या है बच्चों, स्टेरेडियन है। क्या है बच्चों, स्टेरेडियन है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा सर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये ओम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। देखिए वहां पे क्या होता था, चाप बटा में त्रिज्या। क्या होता था, चाप बटा में त्रिज्या, क्योंकि वहां पर तो ये एक लाइन ही होती थी। अब 3D में है तो पूरा सरफेस एरिया हो गया। आप जो कोण खाते हो उसके ऊपर एरिया है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो जो एरिया है तो इसलिए इसका जो वैल्यू होती है वो निकाली जाती है एरिया बटा में उसके परपेंडिकुलर वाली रेडियस यानी त्रिज्या का, एरिया बटा में उसके परपेंडिकुलर वाली रेडियस का स्क्वायर। तो भाई ऊपर एरिया है, ऊपर क्या है बच्चों, एरिया यानी L2 है, और नीचे त्रिज्या है तो वो भी L2 आपस में कट होके क्या बन जाएगा, विमाहीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, विमाहीन बन जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे उसकी कैलकुलेशन होती है किससे, चाप बटा में त्रिज्या से, वैसे ही इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। और एक चीज याद रख लेना बच्चों, ये अगर आप याद रखते हो तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ बड़े वाले क्वेश्चन, फ्लक्स निकालने वाले चुटकियों में होते जाते हैं, ठीक है ना, एकदम चुटकियों में वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। आपको किसी ने एक दे दिया कोण, सॉलिड एंगल, यानी आपको एक कोण दे दिया आइसक्रीम वाला, यानी जिसको हिंदी में बोलना है शंकु। आपको एक शंकु दे दिया और आपको कोई पूछे कि इसका सॉलिड एंगल कितना है, तो कैसे निकालते हैं, यानी कोण व ठोस कोण में रिश्ता, कोण व ठोस कोण में संबंध, कोण व ठोस कोण में संबंध। अगर ये रिलेशन आप याद रखोगे ना बच्चों तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। तो कोण व ठोस कोण में संबंध सुनो कि जैसे अपने पास ये शंकु बना, यानी ये कोण बना, ठीक है, और इसका एक साइड का प्लेन एंगल यानी सीधा वाला कोण अल्फा है, और आपको कोई बोले कि ऐसे ये पूरा घुमा के सर जो अपना सॉलिड एंगल बनेगा ओम, ये क्या होगा, तो सॉलिड एंगल, इसको ओम से, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू आपका रिलेशन जो होगा बच्चों, ये याद रख लेना, बहुत ही शानदार रिलेशन है कि जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होगा, तो सॉलिड एंगल होगा 2π1 माइनस कोस अल्फा के, 2π1 माइनस कोस अल्फा के। ये रिलेशन याद रखना आपका, जहां जहां काम में आएगा मैं आपको बोलूंगा कि बताइए भाई ठोस कोण और एक तल में कोण यानी प्लेन कोण में क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे सर कि जैसे ये एक प्लेन में एक तरफ वाला एंगल अल्फा बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और आप मुझे ये बोलो कि इसका पूरा सॉलिड एंगल बताओ, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π1 माइनस कोस अल्फा। ये तो है सॉलिड एंगल और ये अल्फा जो है वो क्या है, प्लेन एंगल। ये तो है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण हो जाएगा, और ये आपका सीधे वाला एंगल हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम सीधी सी बात है, यहां तक अपने को कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये होते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सर कहां काम में आता है, प्लेन एंगल तो हर जगह काम में आता है बच्चों, और सॉलिड एंगल हम फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसे डिस्क का फील्ड निकालना है, डिस्क का फ्लक्स निकालना है, वहां पर मैं ये लाइन काम में लूंगा। तो तब तक के लिए इसको सहेज कर रखो, क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, याद रख लोगे, अरे रख लोगे कि नहीं, हाँ ना बोलते चलो भाई, है ना, ओके सर रख लेंगे, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब आ जाओ, ओके, अब सुनिए बच्चों, अपने को बस इतनी सी बात समझनी थी। हमने क्या पढ़ लिया, तीनों टाइप की क्वांटिटी पढ़ ली, ओके, तीनों टाइप की क्वांटिटी पढ़ ली। सर हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इन एंगल, अरे बताया ना भाई, पाई इज इक्वल टू वो होता है 180 डिग्री,
शेप का, ग्लास शेप क्या होता है भाई? ग्लास शेप क्या होता है? ग्लास तो एक मटेरियल है। ओके, याद रख लेंगे सर। ओके, चलिए अब सुनिए बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि इसके यूटिलाइजेशन क्या है। पाई से हम लोग कैसे अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं। चलिए ओके, तो पहला आप लिखो विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अब यहां से शुरुआत हो जाएगी जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं नीट में। विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग यानी आपने जो विमा सीखी है उनके अनुप्रयोग क्या है, आपने जो विमा सीखी है उनके अनुप्रयोग क्या है। लेकिन उसके बाद में, उससे पहले कहां पर भाई, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। तो उससे पहले मुझे सीधा सा बता दीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बड़ा आपको पहले बता दूं कि एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसके अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी समीकरण की फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ दे रखा होगा, और आपको पूछा होगा कि ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पहचान करो। ठीक है ना, फॉर्मूला से अननोन फिजिकल क्वांटिटी की पहचान करनी है, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है बाकी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी पे, कई भौतिक राशियों पर ये निर्भर करती है। तो उन भौतिक राशियों से आप ये बताइए कि वो उन भौतिक राशियों पर किस प्रकार से डायरेक्टली रिलेट करेगी। यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना, हमें लिखना है उन भौतिक राशियों को उसके पदों में लिखना है। ठीक है ना, और हम इनको क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में भी काम में लेते हैं। तो 3 मेजर चीजें हैं। मैं बिना हेडिंग लिखवाए कि ये होता है, ये होता है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले आप लोग एक रूल सीख लीजिए बच्चों, और रूल ये है कि जब भी 2 फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती है, यानी यहां पे ए और बी का मेरा मतलब है, यहां पर मैं जो ए बी जो भी लिख रहा हूं ये भौतिक राशियां हैं। ध्यान से सुन लेना कि अगर कोई 2 भौतिक राशि जुड़ रही है, ध्यान से सुनना, अगर कोई 2 भौतिक राशि a प्लस बी हो रही है, या कोई भौतिक राशि a माइनस बी हो रही है, या कोई भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के बराबर है, तो यह ऑपरेशन केवल तभी पॉसिबल है बच्चों जब a का विमीय सूत्र, जब a का विमीय सूत्र b के बराबर हो। यह बात ध्यान से सुन लो बच्चों। अगर 2 भौतिक राशि जुड़ती है, घटती है, या तीसरी के बराबर होती है, तो उन सबके विमीय सूत्र बराबर होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों कि 5 kg प्लस 5 kg, तो आप उत्तर बताओगे 10 kg, बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूं 5 kg माइनस 2 kg, तो आप उत्तर बताओगे 3 kg। क्या बताओगे? 3 kg। तो आप देख सकते हो यहां पर जोड़ा, ध्यान से सुनना, यहां पर जोड़ा, घटाया या बराबर आया, उत्तर में हमेशा क्या आया है? केजी ही आया है। ये भी केजी है, 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 ये भी केजी है। यानी एक भौतिक राशि की तभी जोड़ा जा सकता है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, स्टेटमेंट होता है ना ऐसा कि 2 भौतिक राशियां अगर जुड़ रही है, एक दूसरे से घट रही है या बराबर हो रही है, तो उनकी इकाई व विमीय सूत्र क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है ना, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि सर 5 kg प्लस 2 मीटर, बताइए कितना आएगा? 5 kg प्लस 2 मीटर को क्या लिखोगे? एक तो इसका आंसर दो, और एक 5 kg माइनस 5 kg को क्या लिखोगे? तो सर 5 kg और 2 मीटर कैसी बातें कर रहे हो? ये तो जुड़ ही नहीं सकते। क्यों भाई बच्चों? क्योंकि 5 kg और 2 मीटर, सर ये तो नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग आ गई, दोनों की इकाई अलग अलग आ गई। तो इकाई अलग अलग आ गई तो ये बात सर गलत है। अच्छा ठीक है। और मैं बोलूं 5 kg माइनस 5 kg, तो 0 बोल के मत निकल लेना। 5 kg माइनस 5 kg को आप लिखना क्या? 0 kg। क्या लिखना बच्चों? 0 kg। हां, 0 kg का मतलब क्या है? 0 ही है, ठीक है ना। लेकिन लिखना पूरा कि क्या है? 0 kg। और उसी तरीके से अगर किसी ने बोला 5 kg माइनस 500 ग्राम, तो क्या करोगे? ना सर, पहले मैं उनकी इकाई बराबर करूंगा, पहले मैं उनकी इकाई बराबर करूंगा। तो 5 kg और इसको मैं लिखूंगा माइनस 0.5 kg।
500 ग्राम को क्या लिखूंगा, -0.5 kg, और मेरा आंसर आएगा 4.5 kg। बच्चों बात को समझना, अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो उनकी इकाई और उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर। अब इकाई बराबर होगी, अगर यूनिट बराबर है बच्चों तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। तो उनकी इकाई बराबर होनी चाहिए, ये रूल नंबर 1 है। और ये सही है कि a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, और a बराबर बी है, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0 kg लिखेंगे। और सर ये वाला ऑपरेशन संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, बात नंबर 2 क्या है, अगर मान लो कोई भौतिक राशि आ रही है, e की घात में आ रही है, e की घात में आ रही है, e की घात x है, ln x है, sin x है, यानी sin x cos x, इस फॉर्मेट में आ रही है, e की घात में आ रही है, log में आ रही है, sin x में आ रही है, तो मैं यहां पे लिख दूं बच्चों, x क्या है, x एक विमाहीन राशि है। क्या है बच्चों, विमाहीन राशि है। सीधी सी बात है, ये कौन सी राशि है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी है ये क्या है, इसके पास विमा नहीं है। क्यों, आप लिखते हो साइन, तो साइन के फंक्शन में किसके लिखते हो, सर थीटा को लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो वो थीटा जो है उसकी विमा है क्या, आप बोलते हो नहीं। तो साइन के यहां पर, कोस के यहां पर कोई एक्स आ रहा है, तो वो क्या है बच्चों, विमाहीन है। क्या है, विमाहीन है। ओके ठीक है, यहां पर ln x है, क्या है, ln x है, बिल्कुल। तो log x में यहां पर कब, आपने कल बड़ी सारी लिस्ट बनाई, परसों मतलब जब भी, तो लिस्ट बनाई, उसमें क्या है, log 2 का मान पूछा, log 3 का मान पूछा, उसमें log 2 kg 3 kg यानी यूनिट तो नहीं आ रही थी। नहीं सर, जब यूनिट ही नहीं है तो उनकी विमा भी नहीं होगी, ध्यान रखना बात को। तो ये सब क्या होती है, विमाहीन राशि है। e की घात में आ जाए, ये आ जाए, ये सब विमाहीन राशि है। तो मैं बस 2 ही नियम याद रखने को बोलूंगा, एक तो जोड़ घटाओ और बराबर वाला, जोड़ घटाओ और बराबर वाला। बच्चों जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है और बराबर है, तो विमा और इकाई बराबर होनी चाहिए बच्चों। e की पावर में आ रही है, ln x में आ रही है, sin x में आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है तो विमाहीन राशि है बच्चों। और इन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन एकदम चंपू सा आपके सामने है, जरा देखिए। आपको बोला है कि इफ y बराबर a प्लस बी एक्स, वेयर a, अच्छा, जहां a मीटर में है, वह, या a को मैं लिख दूं जहां a सेकंड में है, वह x मीटर में है, तो y व b का विमीय सूत्र बताओ। ये मैं बताता हूं एक बच्चों, फिर आपको करना है, आसानी से बढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो सीधी सी बात है, आपको किसी ने बोला कि सर y इज इक्वल टू, देख लेना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, तो आज अपन क्वेश्चन ही करेंगे कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो जहां a तो है सेकंड में, a किस में दे दिया बच्चों, सेकंड में, और x किस में दे दिया, मीटर में। तो a और x के बारे में जानकारी दे दी, यानी इन दो के बारे में अपने को जानकारी दे दी। ठीक है सर, इन दो के बारे में अपने पास जानकारी है। आपको क्या बोला है, y और b का विमीय सूत्र बताओ। तो चलिए, अभी हमने एक रूल सीखा है। क्या रूल सीखा है भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अभी हमने एक नियम सीखा है। क्या नियम सीखा है कि अगर जुड़ रहा है, घट रहा है या बराबर है तो उनके विमीय सूत्र बराबर होंगे। क्या सूत्र बराबर होंगे, विमीय सूत्र। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि सर y की जो विमा है वही विमा a की होगी और वही विमा b और x की होगी। बात को सुन लेना, आप ये मत सोच लेना कि सर बीच में प्लस था, इनको बराबर कैसे कर दिया। अरे मैं इनके मान को बराबर नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मान लो a की यूनिट kg है,
तो b और x की यूनिट kg ही होगी ना, इकाई बराबर ही होगी ना। तो मैं इसको इकाई बराबर है तो विमा भी तो बराबर होगी। बिल्कुल सर, तो मैं इनकी विमाएं बराबर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विमा। मान लो ये कुछ 2 kg है, ये 3 kg है, तो ये टोटल 5 kg है। तो मान तो अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, लेकिन इकाई तो kg की kg है कि नहीं बच्चों? तो मैं यहां पे इकाइयां बराबर कर रहा हूं। इकाई बराबर कर दो तो विमा भी बराबर हो जाती है। तो y बराबर a बराबर bx। चलिए सर ठीक है, ओके। तो आपको सबसे पहले किसके बारे में? a के बारे में जानकारी दी हुई थी। कितनी है सर? a तो है सर सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम। तो a का विमीय सूत्र क्या हो गया बच्चों? t1। बच्चों ने उत्तर भी दे दिया, कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो a का क्या होता है? t1। t1 क्यों सर? टाइम। सेकंड क्या है? टाइम है। तो a जो है वो t1 के बराबर आ गया। a अगर t1 के बराबर है तो y किसके बराबर आएगा? सर y भी t1 के बराबर आएगा। बिल्कुल, y भी क्या आएगा बच्चों? t1 के बराबर आ जाएगा। अब बचा कौन? सर y का तो निकल गया, मेरा निकला। पूछा किस किस का था? y व b का। तो y का तो निकल गया, आप b की बात करते हैं सर। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही किसका होगा बच्चों? bx का। a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही किसका होगा बच्चों? bx का। a क्या है सर? सेकंड में है तो टाइम t1 कर दिया। ओके, b का अपने को निकालना है। चलो b का निकाल लेंगे। x क्या है बच्चों? x क्या है? तो सर x तो मीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है बच्चों? मीटर। और मीटर में क्या मापा जाता है भाई? मीटर में क्या होता है? लेंथ। तो ये आपका आ जाएगा L1। तो भाई यहां से b बराबर क्या आ गया? T1 बटा में L1। ये L1 इसके बटा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बिल्कुल सर। तो इसका आ जाएगा T1 L-1। T1 L-1। बताइए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है आपके सामने? कहीं पर कोई दिक्कत है? यहां वाले क्वेश्चन में सीधा सा हमें दिया गया है, यदि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, जहां a सेकंड में है। और जैसे ही अपने को बोला a सेकंड में है, दिमाग में बिठा लो कि सर ये टाइम दे रखा है। x मीटर में है, तो जैसे ही बोला x मीटर में है, दिमाग में बिठा लो कि ये सर लंबाई दे रखी है। ओके, तो आपको बोला है y और b का विमीय सूत्र बताओ। क्या? y और b का विमीय सूत्र बताओ। ठीक है, ओके, बताते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब y और b का डायमेंशन सूत्र बताना है। ओके, तो पहली बात यहां पर क्लियर है, a और bx जुड़ रहे हैं। a और bx जुड़ रहे हैं, तो दिमाग में यह मत बिठा लेना सर a और b का तो अलग अलग है, a और b का तो अलग अलग है। अरे a और x का तो अलग अलग है। अरे a और x का अलग होगा, चाहे a सेकंड में है, x क्या है? मीटर में है, होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो देखना है ना अकेला, क्या a के साथ अकेला x जुड़ रहा है क्या? ना सर, a में कौन जुड़ रहा है ये बताओ। तो सर a में तो b इंटू एक्स जुड़ रहा है। a में कौन जुड़ रहा है? b इंटू एक्स। सुनना, तो भाई a का जो विमीय सूत्र है वही b इंटू एक्स का होगा। तो और वो जुड़ के किसके बराबर आ रहा है? y के। जैसे अपना रूल क्या होता है? 3 kg प्लस 2 kg बराबर कितना आ रहा है? 5 kg। तो इसकी यूनिट kg। ओके सर, इसकी यूनिट kg। ओके सर, इसकी यूनिट kg। यानी तीनों की kg तो है। बिल्कुल है सर। तो भाई उसी तरीके से y का जो विमीय सूत्र होगा वही a का होगा, और वही क्या होगा? bx का होगा। वही क्या होगा? bx का होगा। तो चलिए भाई, सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू bx कर दिया। तो सर a का क्या है? a तो सर मेरे को दे रखा था क्या है? सेकंड है। तो भाई a का क्या हो गया? t1। a का क्या हो गया बच्चों? t1। और अगर a का बच्चों t1 आ गया तो क्या हो गया सर? a और y का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बराबर है। बिल्कुल, तो y का भी क्या आ गया बच्चों? t1 आ गया। y का भी क्या आ गया? t1 आ गया। ठीक है सर, अब y तो सल्ट गया अपना, अब निकालना किसका है? b का। तो b का कैसे निकालोगे? सर यहां पर दे रखा है a का जो है वही किसका है? bx का है। a का जो है वही किसका है? bx का। तो चलिए आ गए कि a का बराबर कर दो बच्चों किसके? b इंटू एक्स के। तो a क्या है? t1 है सर। ओके, b सर निकालना है। x क्या है? सर x क्या है? L1 है। चलिए भाई, x जो है वो L1 हो गया। तो b किसके बराबर आ गया? सर ये और ये डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है। ओके, ये और ये डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है, तो ये जो T1 और ये b इंटू L1, b हमें पता नहीं था सर,
चलिए, तो L1 इधर भेज दिया, L1 इधर चला गया, तो ये क्या आ गया, T1 बटा में L1, T1 बटा में L1, और L1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L का -1 हो जाएगा बच्चों, सीधी सी बात है। तो Y और BX का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है, तो ऐसे ही करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से। तो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, आपको दिया गया कि यदि y बराबर a माइनस बी टी, जहां y मीटर व t सेकंड में है, जहां y मीटर व t सेकंड में है, तो a व b का विमीय सूत्र ज्ञात करो। सीधा सा तरीका है बच्चों, एकदम आसान सा, सारे लोग बताएंगे भाई, अब बताएंगे। हाँ, y बराबर bx भी हो सकता था ना, वो तो बात सीधी सी है भाई, वहीं से तो है, y बराबर bx भी कर सकते थे उस क्वेश्चन में। हाँ भाई बताइए, और क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब सोच लिया करो पूछने से पहले। ये यहां पर लिख रखा है ना मैंने, तीनों बराबर है, क्यों अपना मतलब समय खराब करते हो कमेंट करने पे, सीधा दिख रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसका बराबर है, तो दिख ही रहा था भाई यहां से। तो कमेंट वही करो जो नेसेसरी है, और करने से पहले एक बार सोचो, ठीक है। ओके, बताइए, ए का सर m1 आ गया, अच्छा बहुत सही बात है भाई बच्चे, क्लियर ही बात है, m नहीं बच्चे, उसको l लिख, मीटर मतलब लेंथ, क्या है बच्चों, लेंथ, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये क्वेश्चन, तो पहले तो जो रूल है वो लिखो, क्या है रूल, तो सर y बराबर अपने पास आ रहा है a माइनस बी टी, क्या आ रहा है, a माइनस बी टी। तो कौन किसमें जुड़ रहा है और किसके बराबर आ रहा है, उनके विमीय सूत्र बराबर करो। तो सर a जुड़ रहा है b किसमें जुड़ रहा है, b बटा टी में, ये ध्यान रखना। a क्या b में जुड़ रहा है क्या, ना सर, a किसमें जुड़ रहा है, सर b बटा टी में, किसमें जुड़ रहा है, b बटा टी में। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर होगा किसके, b बटा टी के। ओके, और ये दोनों जुड़ के आ किसके बराबर रहे हैं भाई, ये तो बता दो कि ये और ये जुड़ के दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, तो सर ये दोनों जुड़ के बराबर आ रहे हैं y के, तो ये y के, तीनों चीजें बराबर है, यहां पर ध्यान से सुन लो, तीनों चीजें बराबर है। क्या किया कि y इज इक्वल टू a माइनस बी टी, y इज इक्वल टू a माइनस बी टी, तो a का जो विमीय सूत्र है वही b बटा में t का कर दिया और वही y का कर दिया, बात क्लियर है। तो चलिए सर, अब यहां से किस किस का मुझे पता है, सर y का पता है, क्या दे रखा है, मीटर, टाइम का पता है, क्या दे रखा है, सेकंड। तो पहले तो इन दोनों को एक साथ लिखा कि a बराबर y, बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि सर इसमें y का मुझे पता था, तो मेरा a डायरेक्ट आ जाएगा। तो a बराबर मेरा क्या आ गया, जो y का है, y तो सर मीटर में है, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब है L1, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब L1, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है, अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो b बटा में t जो है वो बराबर है बच्चों किसके, y के, b बटा में t जो है वो बराबर है बच्चों किसके, y के, किसके, y के। तो भाई ये बटा में जो है वो उसके गुणा में चला जाएगा, तो b बराबर क्या हो गया, y इंटू टी, y इंटू टी। क्या y के बारे में आपको बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है सर। कितना है y, सर y तो मीटर में है, मीटर यानी लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, तो ये L1। अच्छा t क्या है, सर t जो है वो टाइम है, टाइम यानी T1, तो सीधा सा आंसर आ गया आपका L1 इंटू T1, तो ये आपका आ गया A और ये यहां पर आ गया B। बात क्लियर है बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन की तरफ देखो, दे रखा है सर y इज इक्वल टू a माइनस बी बाई टी। ओके, जहां y जो है वो मीटर में है, यानी y जो है वो लंबाई है, मीटर में किसको मापते हैं, लंबाई को, तो L लिख दिया, ठीक है। तथा t जो है वो सेकंड में है, यानी t जो है वो सेकंड में है, यानी सेकंड में किसको मापते हैं, टाइम को, तो पता चल गया t सर मेरा टाइम है। ओके, अब आपको पूछा है कि ये a और b का विमीय सूत्र बताओ, तो आपने समीकरण ऐसे लिखा, y बराबर a माइनस बी टी, y बराबर a माइनस बी बटा में t। तो हम क्या बोलेंगे कि सर a जो है वो
माइनस हो रहा है किस में से, ए जो है वो माइनस हो रहा है किस में से माइनस हो रहा है ये बताओ। तो सर बी बाई टी में से, तो जिसमें से घटता है या जिसमें जुड़ता है उसका विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए। तो ए सर बी बटा टी में माइनस हो रहा है, तो इसका जो विमीय सूत्र है वही इसका होना चाहिए, ठीक है। तो ए का जो विमीय सूत्र है वही होना चाहिए किसका, बी का या बी बटा टी का। तो आप बोलोगे सर बी बटा टी का, किसका, बी बटा टी का बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके। और वही आगे जाके बराबर होगा बच्चों किसके, वाई के, किसके, वाई के। चलिए तो ये और ये इन तीनों के विमीय सूत्र बराबर है। अब और कुछ नहीं है बच्चों, इसको इधर उधर लेफ्ट राइट एडजस्ट ही किया गया है। पहले मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा, a इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल सर। और जैसे ही मैंने a बराबर y लिखा तो y का तो मुझे पहले से ही पता था, मीटर है यानी लेंथ है, तो इसका आंसर तो सीधा आ गया क्या, L1। फिर मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा कि b बाई टी इज इक्वल टू वाई, b बाई टी इज इक्वल टू वाई। उसमें से y का मुझे पता था, टाइम का भी मुझे पता है, b का निकालना था, तो टाइम को इधर भेज दिया बच्चों, टाइम को इधर भेज दिया। तो b बाई टी इज इक्वल टू वाई, टाइम को इधर भेज दिया, तो y इंटू टी अपने ने किया। तो भाई y तो सर लेंथ था और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया L1 t माइनस 1। क्या आंसर आ गया, L1 t प्लस 1, सॉरी L1 t प्लस 1। ओके चलिए अब एक और क्वेश्चन करना है आपको, ध्यान से सुनो। आपको मैंने लिखा है ऐसा, यदि, ध्यान से है ना, y बराबर a साइन x, जहां a मीटर में है, तो जहां a मीटर में है तो y का विमीय सूत्र बताइए बच्चों। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि भाई सीधा सा कर लेंगे। हाँ भाई बताइए, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बच्चों सही आंसर आया है। क्या आया है कि सर हमें पता है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स की बात करते हो आप, तो सर साइन एक्स में से तो जो भी बाहर आता है वो हमेशा विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन। और विमाहीन होगा तो ये तो कोई 1/2, 2/4 या 1/√2, √3/2 ऐसी वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ मान आएगा सर। उस मान की कोई इकाई नहीं होगी, उस मान की कोई इकाई नहीं होगी। तो साइन ओमेगा टी की तो सर कोई इकाई नहीं होगी, साइन ओमेगा टी की तो सर जी कोई भी इकाई यहां पर नहीं होगी। ये वाली बात तो एकदम क्लियर है। तो चलिए भाई बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है कि सर साइन ओमेगा टी की कोई इकाई नहीं होगी। ओके, तो जो भी इकाई और विमा होगी y की वो सीधी किसके बराबर हो जाएगी, a के। जो भी इकाई या विमा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सर a के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, a के। और बच्चों ध्यान से सुनना, a क्या है सर, a मीटर में है। मीटर यानी बच्चों क्या है, लेंथ। मीटर यानी क्या है, लेंथ। तो y का विमीय सूत्र वही हो जाएगा जो इसका है, यानी आंसर आ जाएगा आपका L1। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, सीधा सा L1, टेंशन नहीं लेनी है। y इज इक्वल टू सीधा आंसर आ गया आपका L1। क्यों, क्योंकि साइन x क्या है बच्चों, विमाहीन है। तो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, सर ये तो विमाहीन है, इसको तो साइड में छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो y इज इक्वल टू सीधा आंसर क्या आ गया, a आ गया। a की इकाई हमें पहले ही दे रखी थी, क्यों, क्योंकि सर a मीटर में है, a की इकाई पहले ही दे रखी थी, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर। चलिए भाई और क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर लिखा आपकी वो, यहां पर लिख देते हैं a प्लस b बाय एक्स स्क्वायर इंटू c माइनस
c माइनस टी लिख दिया, लेट्स सपोज c माइनस टी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जहां t सेकंड में वह t सेकंड में वह y, t यहां पर सेकंड पे है, y और x मीटर में है। t तो बच्चों सेकंड में है और y और x क्या है, मीटर में है। तो a b व c की विमीय सूत्र ज्ञात करो। अब बताइए, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आराम से ये बता सकते हो। तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर गुणा में आपका, ये ऐसे इक्वेशन होता है जैसे आप वो पढ़ते हो, ठीक है ना, कि आइडियल गैस इक्वेशन से जब रियल गैस इक्वेशन में जाते हो तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस टी आपको दे रखा है बच्चों। तो सीधी सी बात है कि हम लोग अगर ये क्वेश्चन करें जहां पर आपको बोला है कि t जो है वो सेकंड में है, सर t किस में है, सेकंड में है। अच्छा, y और x क्या है, सर y और x क्या है, मीटर में है। t सेकंड में है, y और x मीटर में है, तो a, b व c का विमीय सूत्र लिखो, ठीक है ना, a, b व c का विमीय सूत्र लिखो। तो सबसे पहले बात जिसको आप सोल्व कर सकते हो उसको सबसे पहले सोल्व करो बच्चों, एक एक चीज को। तो आप लोग पहले इन टुकड़ों को सोल्व करो, जो ये अंदर वाले टुकड़े हैं ना, इनको सोल्व करो। आपको पता है कि सर ये इससे गुणा हो रहा है, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू a b अपॉन एक्स स्क्वायर, ये गुणा में है और ये इसके गुणा में। तो मैंने आपको सिखाया था गुणा का कोई नियम नहीं होता, गुणा का कोई नियम नहीं होता, ऐसा कुछ मैंने गुणा के बारे में आपको कुछ नहीं बोला। चलिए ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखो, इसका अलग नियम है, इसका अलग नियम है। इसके अनुसार क्या है, इस अकेले के अनुसार क्या है, सर इस अकेले के अनुसार है मेरा कि c माइनस टी है, ये माइनस में है, इसका मतलब c का जो विमीय सूत्र होगा वही क्या होगा, t का होगा। समझ लीजिएगा बच्चों ध्यान से कि c का जो विमीय सूत्र है वही क्या होगा, t का होगा। ओके सर, और इसके अनुसार क्या है, सर ये इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है, तो जो a का विमीय सूत्र होगा वही b बटा में एक्स स्क्वायर का होगा। किसका होगा, b बटा में एक्स स्क्वायर का होगा। जो a का विमीय सूत्र होगा वही b बटा में एक्स स्क्वायर का होगा। अब ध्यान से सुन लेना, ये मैंने बराबर नहीं लगाया, इनके बीच में बराबर नहीं है, इनके बीच में बराबर नहीं है। मैंने सिर्फ बोला कि अंदर अंदर वाले, आप सिर्फ अंदर वाली चीजों को सोल्व करो। तो ये इसमें जुड़ रहा है, एक इसमें जुड़ रहा है b बटा में एक्स स्क्वायर, तो a का विमीय सूत्र b बटा में एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, c किस में जुड़ रहा है, टाइम में जुड़ रहा है, तो c का विमीय सूत्र टाइम के बराबर होगा। चलिए ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग बात करें बच्चों, तो आपको क्लियर लिख दिया कि c का t के बराबर है, और t क्या है सर, सेकंड में है, सेकंड है मतलब टाइम है, सेकंड है मतलब टाइम है, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला t1 आ गया। c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t1। थोड़ा अच्छे से समझने वाली चीजें हैं भाई, c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया सर मेरा t1। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इनका सोल्व कर सकते हैं क्या, सर इनमें से तो दोनों का ही नहीं पता, ना a का पता है ना b का पता है, हाँ बस एक्स स्क्वायर का पता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छी बात की तरह सुनिएगा कि c कोई वैल्यू है, c कोई भी वैल्यू है, उसको मैं t भी सेम है, मान लो c 5 सेकंड है, t 2 सेकंड है तो टाइम ही, c 6 सेकंड है, t 4 सेकंड है, कुछ भी है मैं लिख दूं। मैंने बोला कि माना, ध्यान से सुनना, माना c माइनस टी बराबर, मैं कोई एक और भौतिक राशि बोल रहा हूं d, जरूरी है ये यहां पे करना कि मैंने बोला c माइनस टी बराबर एक और भौतिक राशि है d। ओके सर, तो आप मुझे बताओ कि c अगर सेकंड में है, t अगर सेकंड में है, तो d क्या होगा, सर d भी सेकंड में होगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही t का होगा सर, और वही d का होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, t1 के। किसके बराबर होगा बच्चों, t1 के। तो अब मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बच्चों, उसी तरीके से मैं आपको यहां पर बोलना चाहूं कुछ कि a में b प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ रहा है, a में b प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ रहा है, तो भाई मैं आपको बोलूं कि a
और b बटा में x स्क्वायर, इसको मैं किसी e के बराबर बोल दूं। किसके बराबर बोल दूं बच्चों? e के बराबर। तो a में कौन जुड़ रहा है सर? b प्लस एक्स स्क्वायर। सुनते रहना। तो a में जुड़ रहा है b प्लस एक्स स्क्वायर। तो a मान लो कुछ आया, लेट्स सपोज अपना आ गया न्यूटन में आया। एक बार अज्यूम करते हैं कि a न्यूटन में है, 2 न्यूटन। b बटा में एक्स स्क्वायर क्या है सर? ये 4 न्यूटन। तो उत्तर क्या आएगा? 6 न्यूटन। क्या आएगा? 6 न्यूटन। यानी a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही b का होगा और वही किसका होगा बच्चों? e का होगा। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर b बटा में एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और बराबर e का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलो भाई निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बच्चों अपना। y बराबर a प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर को मैंने कुछ नया नाम दे दिया। क्या बच्चों? e। क्या नाम दे दिया? e। ओके। c माइनस टी को मैंने एक नया नाम दे दिया। क्या? d। तो y बराबर अपना क्या बन गया बच्चों? ed। क्या बन गया? ed। इसमें से मैं किस किस का सूत्र जानता हूं? किस किस का सूत्र जानता हूं सर? y को जानता हूं। क्यों दे रखा है सर? y और x दोनों मीटर में है तो y को तो मैं जानता हूं मीटर है। अच्छा, d को जानते हो क्या? बिल्कुल। d क्या है सर? d मेरा टाइम है, t1 है। तो यहां से e का बताइए विमीय सूत्र क्या आएगा? तो सर e का विमीय सूत्र आ गया y बाई डी। e का विमीय सूत्र क्या आ गया बच्चों? y बाई डी। ध्यान से सुनते रहना। y क्या है सर? L1। y क्या है? L1। क्यों? क्योंकि लेंथ दे रखी है y मीटर में। अच्छा, d क्या है सर? d मेरा t1 के बराबर है। तो ये क्या हो गया? L1t माइनस 1। तो आपका जो e आएगा बच्चों वो आएगा L1t माइनस 1। L1t माइनस 1। अच्छा, e कुछ था क्या? नहीं सर, इसको तो मैंने ऐसे बोल दिया था। e कुछ था क्या? नहीं था। तो e बेसिकली किसके बराबर था? तो यहां से देखिए कि सर a का जो विमीय सूत्र है वही मेरा b के बराबर था और वही मेरा e के बराबर था। चलिए, e आपने यहां पर निकाल लिया। बिल्कुल, e आपने यहां पर निकाल लिया तो a क्या होगा? तो a बराबर अपना सर e ही होगा। क्या होगा? e ही होगा। a बराबर e। तो e क्या है? L1t माइनस 1। तो भैया a का आंसर अपने पास आ गया। अब कौन बचा? b बटा में x। सॉरी, ये अकेला b नहीं है, ये क्या है? b बटा में x। अब कौन बचा सर? b बटा में एक्स स्क्वायर। क्या बचा? b बटा में एक्स स्क्वायर। तो चलिए भाई सोल्व कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये आपका पहले से ही c का मैंने आंसर यहीं बता दिया था, a का आंसर यहां आ गया। अब बचा कौन? b बटा में एक्स स्क्वायर। तो क्लियर दिख रहा है कि सर b बटा में एक्स स्क्वायर जो है उसका जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो a के बराबर होगा। कहां से पता चला सर? शुरुआत से ही पता चल रहा है। ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। अच्छा, अब मैं किस किस का जानता हूं सर? a का जानता हूं। कहां? ये निकाला पड़ा है। अच्छा, x को जानता हूं क्या? बिल्कुल। कहां सर? ये दिया हुआ पड़ा है। x क्या है? मीटर में। बस खत्म हो गया। a b बटा में x क्या है? मीटर में है। मीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ। x का स्क्वायर करूंगा तो लेंथ की पावर 2 इज इक्वल टू a क्या है बच्चों? सर a यहां निकाला हुआ है L1t माइनस 1। सीधी सी बात है बच्चों, b आ जाएगा। अगर आप इस l को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये जाके क्या हो जाएगा? L3t माइनस 1। ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये a b और c का इस तरीके से आंसर आ जाएगा सीधा सा। ओके भाई, बताइए कोई प्रॉब्लम? एक बार मोटा मोटी रूप से देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। कल हम लोग इसमें e की पावर x वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल होती है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में। कल शायद सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों? तो करना क्या है कि कुछ नहीं है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लोग कोई बड़ी बात नहीं होती, बस इधर उधर एडजस्ट करना है। क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू, ये कहां से क्वेश्चन बनाया है मैंने? जो आपकी रियल गैस वाला होता है ना, पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है ना? रियल गैस वाला एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया है। तो बोला गया है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू a प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस टी। तो आप लोग यहां पर देखोगे ना कि यार सर यहां पे क्या मैं y को a के बराबर कर दूं? नहीं। क्या y डायरेक्ट a के बराबर है क्या? नहीं यार, a के बराबर नहीं है। a में कुछ जुड़ रहा है, फिर a को मैं किसी से गुणा भी कर रहा हूं, a को मैं किसी से गुणा भी कर रहा हूं। तो मेरे दिमाग में आया यार यहां पर तो डायरेक्ट रिलेशन, इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता, इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता। तो मैंने क्या किया, चलो अलग अलग वाले रिलेशन तो बना लें, इतना तो काम कर लें। तो अलग अलग वाले रिलेशन बना लें। हाँ, y बराबर a तो नहीं हो सकता सर, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने कहा यार ये इसमें जुड़ रहा है,
ये इसमें जुड़ रहा है। और सर जुड़ने का मेरे पास क्लियर नियम है, जुड़ने का जो मेरा जो नियम है वो क्लियर है कि सर जुड़ने का मेरे पास नियम है कि ये और ये डायमेंशनल फॉर्मूला उनका बराबर रहेगा। ओके ठीक है। अच्छा ये सर इसमें से घट रहा है, C जो है वो इसमें से घट रहा है, ठीक है सर। तो घटने का मेरे पास क्लियर नियम है कि ये और ये डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा बराबर रहेगा। क्या है? इनका और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर रहेगा। क्यों भाई ऐसा क्यों? सर जुड़ेगा और घटेगा तब तो डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर ही होता है। चलिए तो C का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो T के बराबर आ गया, और T क्या है सर? टाइम है। तो पहला आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया कि मेरा C इज इक्वल टू T1 आएगा, C इज इक्वल टू T1 आएगा। अब भाई ये दो चीजें गुणा में थी तो मैंने इनको एक नया नाम देने का सोचा। मैंने बोला कि इस a प्लस बी एक्स स्क्वायर को आप कुछ e बोल दो, ओके, और इस c माइनस टी को आप कुछ d बोल दो। तो बोल दिया, ओके सर। तो y इज इक्वल टू मेरे पास सीधा क्या आ गया? ed आ गया। y बराबर मेरा सीधा क्या आ गया? ed आ गया। अच्छा जिसमें y क्या है? मीटर में है, गिवन था। d क्या है? तो सर d मैंने किसको माना? c माइनस टी को d माना, ओके। ये इसमें से माइनस करने पर इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये kg है, ये kg है, तो ये बराबर वाला भी क्या होगा? kg होगा। इसका मतलब c का डायमेंशनल फॉर्मूला, t का डायमेंशनल फॉर्मूला और जो मैंने माना है d, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। बिल्कुल सर। तो d का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मेरा किसके बराबर आ गया? t1 के। तो y इज इक्वल टू, इसको e माना और इसको d माना, तो y इज इक्वल टू e इंटू डी, जिसके अंदर बच्चों मुझे y दे रखा है मीटर, d दे रखा है मुझे t1, y दे रखा है मीटर, d दे रखा है t1, मुझे निकालना किसका है? e का। तो भाई मैंने निकाला e बराबर y अपॉन डी, y अपॉन डी। तो y क्या है सर? L1, d क्या है सर? t1। तो L1 बाई t1 किया, t ऊपर जाके क्या हो गया? -1। ये आ गया e का। लेकिन सर e क्या थी? e तो कुछ था ही नहीं। क्या था e? e तो सर मैंने मानना था किसके बराबर? कि a प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा किसके बराबर आ रहा था? e के बराबर आ रहा था। यानी ये दोनों जोड़ने पे e के बराबर आ रहे थे, ठीक है। यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो e के बराबर आ रहे हैं, यानी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर b अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर e। ई का हम लोग निकाल चुके हैं जी सर, वहां से निकाल चुके हैं। तो ई का अगर बच्चों निकाल चुके हैं तो वो ए वाले के डायरेक्ट बराबर कर दो, वो ए वाले के डायरेक्ट बराबर कर दो। तो ए बराबर होगा बी बटा में एक्स स्क्वायर बराबर होगा ई, जहां पर ई हम पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों, तो वो सीधा ए वाले के बराबर हो गया। ओके, अब सर ये b बटा में एक्स स्क्वायर ये भी e के बराबर है, तो b बटा में एक्स स्क्वायर है सर, वो भी किसके बराबर है? e के बराबर कर दो या a के बराबर कर दो, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया सर a के बराबर। ओके, a क्या है? L1t-1। क्या है? L1t-1। अच्छा b का निकालना है। एक्स स्क्वायर क्या है सर? x तो मेरी लेंथ है। क्या है? लेंथ। तो लेंथ है तो L2, तो b बटा में L2 इज इक्वल टू L1t-1। ये L2 इधर चला गया बच्चों, तो आंसर क्या आ गया? L3t-1। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे भाई, ठीक है। चलिए ओके, तो एक जो क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क के लिए लिख लीजिए। पहला y इज इक्वल टू a, लिखना ये क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी, जहां a लिख लेना मीटर में, वह t सेकंड में है। तो t सेकंड में है तो a आ गया ना, तो y वह ओमेगा का विमीय सूत्र लिखो। ओके, y व a का विमीय सूत्र लिखो। ओके, दूसरा एक आपको दे रखा है y इज इक्वल टू बी रूट एक्स अपॉन सी प्लस डी, वेयर जहां d y मीटर में, x मीटर में, ठीक है, y मीटर में, x मीटर में, वह
डी सेकंड में है तो बी व सी का विमीय सूत्र लिखो। ये करके लाने हैं भाई। ये आपको करके लाने हैं बच्चों, ठीक है ना। ये आपको दो करके लाने हैं, सीधी सी बात है। ओके, अब जो भी ओमेगा टी कांस्टेंट होगा नहीं होगा ये आपको सोचना है ना, ठीक है ना, कि ओमेगा टी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। कल की क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, है या नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये दो घर से करके ले आने हैं ये क्वेश्चन। ओके, और भैया अच्छे से पढ़ लो, जितनी भी चीजें आज बताई गई है उनको अच्छे से लिखते रहो। ओके, क्लासेस के बारे में जानकारी आपको नोटिफिकेशन पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए तो बस ये इतनी सी बातें हैं, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के और यूज करेंगे, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन के अलावा और जैसे अननोन डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी बनाएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।